सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। देखो, पोर्ट्रेट का दो मीनिंग होता है। पहला है किसी का पेंटिंग या पिक्चर, और दूसरा मीनिंग है कि किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, यानी उसके बारे में बताना। और इस टाइटल में जो पोर्ट्रेट वर्ड हुआ है यूज़, इसका मतलब हुआ है किसी के बारे में डिस्क्राइब करना। क्योंकि इस चैप्टर के राइटर कुशवंत सिंह ने अपने दादी के बारे में पूरा बताया है, पूरा डिस्क्राइब किया इस चैप्टर में। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं कि मेरी दादी भी बाकियों की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत है, और इन्हें मैं लगभग 20 साल से जानता हूँ। तब से ये बहुत ही बूढ़ी हैं और व्रिंकल्ड हैं, यानी कि झुर्रियाँ हैं उनके शरीर पर। लोग कहा करते हैं कि एक वक्त पहले वो बहुत ही जवान और सुंदर थी, और उनका एक हस्बैंड भी था। इसको सुन करके विश्वास करना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट यहाँ पोर्ट्रेट कर्स हुआ है। जो तस्वीर है वो मेंटल पीस, यानी जो उनके ड्राइंग रूम में फायर प्लेस है उसके ऊपर लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने एक बिग टर्बन टर्बन का अर्थ का पगड़ी पहना है। अच्छा, इस फोटो में पगड़ी गायब है, तो ये लो मैं पगड़ी ला देता हूँ। और इनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही लूज फिटिंग है, यानी बहुत ढीले ढाले कपड़े हैं। इनकी बहुत लंबी दाढ़ी है जो कि इनके चेस्ट तक पहुंच रही है। इनको देख करके लग रहा है कि ये कम से कम 100 साल के तो होंगे ही। और देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी कोई वाइफ या कोई बच्चा होगा। लेकिन हाँ, देखने में इतना लग रहा था कि इनके बहुत बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल बात लग रहा है, बट हाँ, इन्होंने ऐसा, ये बात इनकी थोड़ी अजीब है, बट हाँ चैप्टर है, इन्होंने लिखा है, तो इस चीज़ को आप बस समझ सकते हो कि इन्होंने क्या बोला है। इसके आगे यह कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही यंग और प्रिटी थी, इस बात पर मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है, ये रिवोल्टिंग लगता है। क्योंकि जब जब मेरी ग्रैंड मदर मुझे बताती है कि वो बचपन में जब छोटी थी तो कौन कौन से गेम खेला करती थी, तो ये सुन करके बहुत ही एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड लगता है, यानी बहुत ही इलॉजिकल और डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। यानी देखो, पहले क्या था कि अभी अगर आप अपने दादाजी लोग से पूछोगे तो बताएंगे कि यार मैं पहले जो है मिट्टी में खेला करता था, ऐसे दोस्त के साथ खेला करता था। तो ये सब बात जो है इनको सुन के लगता था यार कितना अजीब है। इसलिए कहते हैं कि हमने इस दादी की कहानी को एक फेबल की तरह ट्रीट करते थे। फेबल का अर्थ हुआ कि जो काल्पनिक कहानी होती है वो। जैसे इनकी दादी इन्हें कहानियाँ सुनाती थी, जैसे अपने बचपन के बारे में कि वो कैसे बचपन में खेला करती थी, वो सब कहानी हो गया। और दूसरा वो कहानी बताती थी जो काल्पनिक कहानी हो गए, जैसे कि प्रोफेट्स के बारे में, यानी संतों के बारे में, जिससे कि बच्चों को मोरल टीचिंग मिलते हैं। तो यहाँ पे ये भी अपने दादी के बचपन की कहानी को भी फेबल्स मान लिया करते थे कि हाँ, ये भी काल्पनिक है और इसमें भी ये हमें कोई मोरल टीचिंग दे रही है। अब अपनी दादी के बारे में बोल रहे हैं कि इनकी दादी छोटी, मोटी और थोड़ी सी बेंट है, यानी हल्की झुकी हुई है। उनके फेस पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल्स है, यानी बहुत सारे व्रिंकल्स के जो लाइंस होते हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं एकदम पूरे फेस पर, पूरे शरीर पर। उन्हें देख करके ये ऐसा लग रहा है, एकदम निश्चित ही लग रहा है कि वो हमेशा से ही ऐसी थी, मतलब बहुत ही बूढ़ी। ये कहते हैं कि इतनी बूढ़ी है वो कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो पाएंगी। इसके बाद कहते हैं कि वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती हैं, बट हाँ, वो हमेशा से ब्यूटीफुल हैं। यहाँ प्रिटी और ब्यूटीफुल का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होता है। प्रिटी का अर्थ हुआ कि कोई बाहर से दिखने में कैसा है, और ब्यूटीफुल जो हो गया, आप उसके कह सकते हो कि किसी के सोच को, किसी के अंदर के इनर सेल्फ को हम बोल सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि यार तुम्हारा सोच कितना अच्छा है, तो इसको ब्यूटीफुल मीनिंग में कह सकते हैं कि यार तुम्हारे थॉट्स कितने ब्यूटीफुल है। या फिर हम लोग किसी पोयम को कहते हैं कोई पोयम कितना ब्यूटीफुल पोयम है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है प्रिटी से थोड़ा ज़्यादा डीप मीनिंग देता है। तो इससे कहते हैं कि वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो 20 साल से जब से जान रहे होते हैं तब से उनके पूरे फेस पे झुर्रियाँ रहती है। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमेशा से ब्यूटीफुल रही है। आगे अब बताते हैं कि उन्होंने एकदम वाइट सा कपड़ा पहना हुआ है, जो बिल्कुल ही वाइट है, और पूरे घर में हॉबल कर रही होती है। हॉबल का अर्थ हुआ कि बहुत ही अजीब तरीके से चलना, जैसे बूढ़े लोग जो है वो थोड़ा डगमगा के चलते हैं। उनका एक हाथ उनके कमर पर है जिससे वो बैलेंस कर सके, और उनके दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी का अर्थ हुआ है, जैसे कि आपको समझाने के लिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप ज़्यादातर जान रहे होंगे कि आपके घर में जैसे रुद्राक्ष का माला या फिर कोई और माला हो सकता है, जिससे कि आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है उसमें से एक एक रुद्राक्ष या फिर उस माले का जो मोती है उसको काउंट करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। तो इससे आपको भी और जिनके घर में नहीं उनको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसे ही इनके हाथ में भी एक माला टाइप का था, जिससे वो काउंट कर रही थी। और वो इतना धीरे बोल रही थी जिससे कि उनका आवाज़ जो है वो आ ही नहीं रहा था। उनका फेस जो है पेल था, यानी एकदम फीका रंग था फेस पे। उनके फेस पे बहुत सारे पकड़, यानी कि झुर्रियाँ थी। उनके जो लिप्स थे वो लगातार मूव कर रहे थे, यानी वो प्रे कर रही थी जैसे कि भगवान का नाम लेना, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था। उनके बाल जो है, यहाँ पे उसको कहा गया है सिल्वर लॉक्स वेर स्केटर्ड अनटाइडली, यानी उनके जो बाल हैं जो कि पूरे वाइट रंग के हैं वो बिल्कुल ही स्कैटर्ड, यानी कि बिल्कुल ही बिखरे हुए हैं, उसको उन्होंने सवार के नहीं रखा है। फिर भी वो कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही सुंदर है, यानी इनके पूरे इस कैरेक्टर को बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर है।
जैसे कि मान लो एक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी जैसे कोई ठंड के मौसम में या फिर कोई बर्फीले जगह में जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ कितनी शांति से होती है, सेम ये भी वैसे ही है। इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस का अर्थ हुआ एक बहुत ही फैला हुआ एरिया, और प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी का अर्थ हुआ कि बहुत ही शांत, यानी वो पूरी तरीके से शांत हैं। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, यानी बहुत ही शांत है, और कंटेनमेंट का अर्थ हुआ कि अंदर से सेटिस्फैक्शन रहना, एक हैप्पीनेस रहना, जिसको बोलते हैं कोई आदमी बहुत ही कंटेनमेंट उसके अंदर है, यानी वो बहुत ही हैप्पी है, वो संतुष्ट टाइप से कह सकते हो। ये और इनकी दादी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखो राइटर के जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में रहते हैं, और इसलिए ये अपने दादी के साथ यहाँ पर रहा करते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी दादी हमेशा से इन्हें सुबह उठाती हैं, इन्हें रेडी करती हैं स्कूल के लिए, और उस बीच जो है ये जब नहा रही होती है ना, उसी समय जो मॉर्निंग प्रेयर है वो भी एक मोनोटोनस, यानी बहुत ही डल आवाज़ में जो है सिंग सॉन्ग उसे गाती है, उसे प्रेयर कर रही होती है। अब देखो अभी भी ऐसा होता है, अगर आप गांव में रहते हो या जाते हो तो पता चलेगा कि अभी जो बहुत बूढ़े लोग हैं ना, वो स्नान करते वक्त ही जो है हनुमान चालीसा जो है यह पढ़ा करते हैं, या कोई और प्रेयर कर रहे होते हैं। सेम ऐसा ही इनके साथ भी होता है, इनकी दादी भी यही करती है। ये कह रहे होते हैं कि इनकी दादी इन्हें सुबह उठाती है सोच करके कि ये भी सुनेंगे और दिल से समझेंगे कि वो क्या गा रही हैं या क्या पढ़ रही हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई मैं बस सुन करके छोड़ देता, क्योंकि मुझे उनका आवाज़ पसंद था, इससे मैं बस सुना करता था। मैंने कभी भी इतना कष्ट नहीं किया उसे याद करने का कि वो क्या गा रही हैं, तो जो गा रही हैं उसको याद करने का। उसके बाद ये जो है इनकी दादी वुडन स्लेट जो है इनका लेकर आती, उसे उन्होंने पहले से धो कर रखा हुआ था, और उसके बाद वो चौक लेकर रख देती, उस पर एक इंक पॉट देती और रेड पेन इनको दे करके, मतलब पूरा बंडल में बांध करके इन्हें फिर दे देती इनकी दादी। उसके बाद खाना ये जब खाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट में बहुत ही थिक और स्लेट चपाटी, यानी बहुत ही थिक और स्लेट का अर्थ हुआ कि जो थोड़ा ड्राई हो गया हो, थोड़ा हार्ड हो, जिससे खाने में बोल सकते हो उतना फ्रेश ना लग रहे हो, तो वो चपाटी इसके ऊपर खूब बटर और शुगर जो है पूरा एकदम रखा गया है, उसे वो खिलाते, और उसके बाद वही लेकर के वो स्कूल की तरफ जाते। उनकी दादी जो है कुछ और स्लेट चपाटीस, मतलब वो जो हार्ड चपाटीस है उसे रख लेती, जिससे कि वो वहाँ के जो डॉग्स है, विलेज डॉग्स, उसे दे सके। यह अपने दादी के साथ स्कूल जाया करते थे। इनका स्कूल जो एक टेम्पल से पूरा अटैच्ड था। तो इनके जो टीचर थे वो एक प्रीस्ट है, यानी पुजारी हैं, वही इनको अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर जो है वो सिखाते हैं। बच्चे एक रो में लाइन से बैठे रहते हैं वरांदा में, जहाँ पर वो या तो अल्फ़ाबेट सीखते हैं या फिर जब भी प्रेयर करते हैं तो एक कोरस में, कोरस का अर्थ हुआ एक सुर में एक साथ जो है प्रेयर कर रहे होते हैं। इनकी जो ग्रैंड मदर है वो अंदर टेम्पल में स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का कह सकते हो जो रिलीजियस राइटिंग्स है, या फिर जो धार्मिक बुक हो गई, या फिर जो भी चीज़ वहाँ पर धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें लिखी गई हैं उसे वो पढ़ती। और जब दोनों फिनिश हो जाते हैं, यानी जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता तो उसके दोनों एक साथ जाने लग जाते हैं। जो भी विलेज के डॉग्स थे वो जैसे ये लोग टेम्पल के गेट पे पहुँचते तो इनके पीछे पीछे आ जाते, इनको फॉलो करने लग जाते, घुर्राते, लड़ते, क्योंकि ये लोग अब उस डॉग्स को क्या करते, जो भी चपाटीस जो है वो दिया करते थे, तो वो उसी के लिए बस घुर्रा कर लड़ते थे। इनके पेरेंट्स जो कि सिटी में रह रहे थे, जब वो वहाँ पे कंफर्टेबली सेटल हो जाते हैं तो वो बुलावा भेजते हैं कि आइए अब आप लोग भी हमारे साथ रहने लग जाइए। अब ये इनके फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, इनके और इनके दादी का। क्योंकि ये कह रहे हैं कि भले ही जब वो सिटी में पहुँच गए हैं तो ये दोनों ही एक ही रूम में रहा करते थे, लेकिन अब इनकी दादी इनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब ये इंग्लिश स्कूल में जा रहे थे। पहले ये जा रहे थे पुजारी वाले में, लेकिन अब ये इंग्लिश स्कूल में एक बस से जा रहे थे। रोड पर, स्ट्रीट पर कोई भी डॉग्स नहीं थे, इसलिए अब इनकी दादी जो है स्पैरो को फीड किया करती थी, जो कि उनके उस घर में कोर्ट यार्ड यानी वरांदा में आते थे। जैसे जैसे साल बीतने लग गए हैं तो ये एक दूसरे को अब और कम देखा करते थे, लेकिन हाँ अब भी वो इन्हें जगाती थी सुबह उठने के लिए कि उठो और स्कूल जाओ। ये जब भी स्कूल से आते ना तो इनकी दादी इनसे पूछती कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। ये अब बोलते कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलने जाते कि इसको पढ़ाया उन्होंने, जैसे कि वेस्टर्न साइंस लर्निंग में जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये जो दुनिया ये गोल है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब ये सब सुन करके वो बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि पहले क्या था कि वो प्रिस्ट के स्कूल में थे तो वहाँ पर सभी रिलीजियस टीचिंग ज़्यादा हुआ करते थे। अब ये उदास हो गए क्योंकि अब ये कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी उनके पढ़ाई में, उनके लेसन्स में। ये फिर बोलते कि इन्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि इस इंग्लिश स्कूल में कोई भी भगवान के बारे में या फिर जो भी स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। यानी ये बहुत एक तरह से डिस्ट्रेस हो गई थी, एक सफ़र या पेन में आ गई थी कि भगवान के बारे में इस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। एक दिन आगे कहते हैं कि आज हमारे स्कूल में म्यूज़िक लेसन हुआ। इस पर वो कहती है कि म्यूज़िक एक बहुत ही ल्यूड एसोसिएशंस का होता है।
ल्यूड एसोसिएशन मतलब बहुत ही इनडिसेंट चीज़ है, और ये लोग वही परफॉर्म करते हैं जो हार्लॉट्स यानी जो प्रोस्टिट्यूट हो गए या बैगर्स यानी भिखारी हो गए, वही लोग ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। जो भी जेंटल फॉक्स है यानी जो भी जेंटलमैन हो गए, जो भी नोबल बर्थ वाले अच्छे लोग होते हैं, वो इस चीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो शांत थी, और इस बात से पता चल रहा था उनके शांति से कि वो डिसअप्रूव कर रही हैं इस टीचिंग को, मतलब जो भी पढ़ाए जा रहे हैं। और वो रेयरली फिर कभी इनसे बात करती हैं। जब ये यूनिवर्सिटी जाने लग जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर इनका खुद का रूम मिल जाता है, और इससे इनके जो कॉमन लिंक्स थे फ्रेंडशिप के, वो सब टूटने लग जाते हैं। इनकी ग्रैंड मदर भी जो है यह एक्सेप्ट कर लेती है हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। इसका अर्थ हुआ कि सेक्लूजन का अर्थ हुआ अकेले रहना, और रेजिग्नेशन का अर्थ हुआ कि बिना ऑब्जेक्शन के वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, वो अपने ग्रैंडसन से दूर हो गई हैं, वो अकेले हो गई हैं और वो अकेले ही रह रही हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। वो अपना पूरा वक्त स्पिनिंग व्हील पे बिताने लग गई थी। बहुत ही रेयरली वो किसी से बात किया करती थी, अदरवाइज सुबह से शाम तक वो स्पिनिंग व्हील पे रहती है और प्रेयर को जपते रहती थी। सिर्फ दोपहर के वक्त में वो थोड़ा रिलैक्स होती थी, वरांदा में जा कर के वहाँ पर जो स्पैरोज है उनको फीड किया करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ करके। बर्ड्स जो है आते थे वरांदा में, वहाँ पर वो अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिपरिंग। इसका अर्थ हुआ कि एक बहुत ही कंफ्यूज नॉइज़, यानी बहुत सारे बर्ड्स जो है चिरपिंग का साउंड कर रहे थे, एक नॉइस आ जाता है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गया उनके चिरपिंग का। वो बर्ड्स आते और इनके पैरों पे, इनके सिर पर, इनके शोल्डर्स पे आकर के बैठ जाते, लेकिन ये कभी भी उनको हटाती नहीं थी, यानी सू नहीं करती थी, बल्कि ये उस समय स्माइल करती थी। और पूरे दिन में ये जो आधा घंटा का वक्त था ना, ये इनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट आवर था। अब राइटर जब डिसाइड करते हैं कि वो अब्रॉड जाकर के पढ़ेंगे, तो उस समय ये पूरा श्योर रहते हैं कि इनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 साल के लिए बाहर जाने वाले थे, और ये कह रहे थे कि जो कि उनका उम्र इतना ज़्यादा है तो कोई कह नहीं सकता है। इसका अर्थ हुआ कि क्या पता उनका 5 साल बाद जब ये आए तो इस समय रहे ना रहे उनकी दादी। तो ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उस समय उदास हो जाएंगे जब ये जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी जो दादी थी वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। वो आई इनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए, लेकिन वो कुछ भी बात नहीं की, कोई भी इमोशन नहीं दिखाए। वह पूरे वक्त प्रेयर जप रही थी, और उनका हाथ बिजी था वो रोजरी में लगे बीड्स को गिनने में, यानी वो माला जपने में बिजी था। वो आती हैं एकदम साइलेंटली, इनके फोrehead पे किस करती है माथे पर। उस समय ये राइटर कहते हैं कि मानो कि वो उनको आखिरी निशानी लगा, लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यानी कि वो जो उन्होंने किस किया था, इनको लगा कि ये किस उनके आखिरी उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट है दोनों के बीच में, क्योंकि इनको लगा था कि बाद में आए 5 साल बाद ये रहेंगे या नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही 5 साल बाद ये घर आते हैं तो इनकी दादी स्टेशन पे आती हैं इनसे मिलने के लिए। वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। उस समय वो कुछ बोल नहीं रहती है, वो आती हैं सीधे और इनको गले लग जाती है। उस समय ये प्रेयर जो है वो जप ही रही होती हैं। आज ये पहला दिन था इनका घर पहुंचे हुए, लेकिन ये जाकर देखते हैं तो इनकी दादी का अभी भी जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता है वो होता है स्पैरो को फीड करना। वो अब कुछ देर तक स्पैरो को फीड किया करते थे, उसके साथ ही वो फ्रीवलियस रिब्यूक्स यानी हल्की डांट लगाती थी। जैसे मान लो स्पैरोस को जो है सब हल्की डांट लगा के कुछ बोलना, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई थी तो वो ज़्यादा वक्त इसी चीज़ में बिता रही थी। शाम के वक्त में इनको थोड़ा चेंज दिखता है, वो इस वक्त प्रे नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने कुछ औरतों को जो आसपास की थी नेबर में, उनको बुला करके वह एक ओल्ड ड्रम को बजाते हुए गाना गाना शुरू कर दी। वो कुछ घंटों तक उस ओल्ड ड्रम को, जिसे कहा गया है सैगिंग स्किन ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन यानी वो जो ऊपर का सर्विस था वो लूज था, और डिलापिडेटेड ड्रम का अर्थ हुआ कि वो फटा हुआ ड्रम था, मतलब पुराना ड्रम था। उसको बजाती और वो गा रही होती है जैसे होम कमिंग ऑफ वॉरियर, जैसे वॉरियर कभी अपने घर आते हैं, या फिर बोल सकते हो कोई टाइटल टाइप का ये सॉन्ग का, वो गा रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा ना गा ले, मतलब ओवर स्ट्रेन अपने आप को ना करे, इसलिए ये लोग जा कर के उनको रोकते हैं। और इस बार राइटर कह रहे थे कि पहली बार था जब उन्होंने देखा कि उनकी दादी जो है शाम के वक्त में प्रे ना करके ये काम कर रही थी, ये गा रही थी। अब अगली सुबह वह बीमार हो जाती है, उनको हल्की फीवर रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि चलो ये फीवर जो है ये चला जाएगा, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर को थोड़ा डिफरेंट उनका सोच था, वो दूसरा से सोच रही थी। वो कहती है कि उनका अंत अब नियर है, मतलब पास है, और कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनका ये जो लाइफ का चैप्टर है लास्ट, वो बंद हो जाएगा, यानी वो मर जाएंगी। इसलिए वह ओमिटेड टू प्रे, यानी वो सब कुछ छोड़ करके प्रे करने लग जाती है। वो यहाँ तक इन लोगों से बात भी नहीं करती है, ताकि इनका और वक्त ना बर्बाद हो, और वो प्रे करती रह जाती है। सभी लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, यानी सब ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो शांति से सोई हुई रहती हैं बिस्तर पर, और उस माला को हाथ में लिए हुए भगवान का प्रेयर कर रही होती है, मतलब माला जप रही होती हैं। इससे पहले कि लोग कुछ और कहें, उनका जो लिप्स है वो रुक जाता है, उनके हाथ में जो रोजरी रहता है, वो माला जो रहता है, वो नीचे गिर जाता है उनके लाइफलेस फिंगर से, यानी बेजान उंगली से। उनका पूरा फेस जो है वो
पेलर, पेलर का अर्थ हुआ कि पेल अपीयरेंस देना, यानी एकदम पीला पड़ जाना या बेरंग सा दिखना, और इससे पता चल रहा था कि वो मर चुकी हैं। इन लोगों ने फिर उन्हें बेड से उतार करके नीचे रखा, क्योंकि ये उनका कस्टमरी था, यानी परंपरा था, उनका ट्रेडिशन था। और उसके बाद उनके ऊपर रेड श्राउड यानी लाल कपड़ा पूरा कवर कर देना, बांध देना। कुछ घंटों तक मोर्निंग यानी वही विलाप करने के बाद वो लोग उन्हें अकेला छोड़ के उनके फ्यूनरल की तैयारी करने चले जाते हैं। शाम होता है तो उनके रूम में क्रूड स्ट्रेचर यानी जो नेचुरल हो या सिंपल स्ट्रेचर टाइप का, जैसे कि गांव में आपने देखा होगा जब कोई मरता है तो बांस का बनाया जाता है काट करके, तो उस टाइप से इनके लिए बनाया गया था, इनके रूम में लाया गया ताकि इन्हें क्रीमेटेड यानी उनके बॉडी को जलाने के लिए ले जाया जा सके। ये लोग जैसे ही वरांदा में पहुंचते हैं तो उस समय शाम हो रहा होता है, तो सूरज का जो पूरा लाइट है वो गोल्डन लाइट पूरे वरांदा में और पूरे उनके रूम तक में, जहाँ पर वो पहले थी जिनका बॉडी रखा हुआ था, वहाँ तक पूरा फैला हुआ रहता है। और ये लोग वेरेंदा में रुकते हैं तो ये लोग देखते हैं कि पूरे जो बर्ड्स है वो वेरेंदा से लेकर के उनके रूम तक जहाँ पर वो पहले थी वहाँ तक पूरे स्कैटर्ड रहते हैं। कोई भी चिपिंग के साउंड नहीं कर रहे होते, मतलब आवाज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो इन्हें थोड़ा बुरा लगता है बर्ड्स के, तो इनकी जो माँ है वो जाती हैं और ब्रेड्स यानी आप रोटी कह सकते हो या फिर नॉर्मल ब्रेड कह दो, जो भी है ठीक है, उसे ले करके आ करके वो तोड़ करके उनको दे देती है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि वो उनकी दादी दिया करती थी। लेकिन स्पैरो कुछ भी नोटिस नहीं करते हैं, मतलब वो ध्यान ही नहीं देते उस ब्रेड पर। फिर ये लोग फिर उठाते हैं उस कॉप्स को और लेकर चले जाते हैं, तो वो सब जो स्पैरो वो भी शांति से उड़ जाते हैं। फिर अगली सुबह जो स्वीपर आते हैं तो उसके बाद वो पूरा साफ़ कर देती है, जितने ब्रेड के क्रम्स थे यानी वो छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे जो नीचे थे वो सब वो साफ़ करके डस्टबिन में रख देती है। तो ये था पूरी इस कहानी में। इसके अंदर खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ रहे हुए वक्त को और उनका कैसा व्यवहार था उन सब चीज़ों को इसमें बताया है। जब वो छोटे थे तब से लेकर वो बड़े हुए तब से पूरा क्या क्या चेंजेस आए उन सब चीज़ों को। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दूसरे को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।